Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. Today we are going to continue with our class 10th history chapter number 2, that is nationalism in India. This is lecture number 3 for the same. चलो लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि किस तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू होता है और टाउन्स और सिटीज़ में चल रहा होता है, ठीक है। मतलब मिडिल क्लास लोग उसको किस तरीके से फॉलो कर रहे होते हैं। आज हम देखेंगे कि कंट्री साइड में या विलेज एरिया जो था, पीजेंट्स वहाँ पर किस तरीके से नॉन कोऑपरेशन को फॉलो कर रहे थे। अगर आपने शुरू के दोनों लेक्चर्स नहीं देखे तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले उनको देख कर आएँ, वरना बीच से इसको देखने का उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम ये पूरी स्टोरी लाइन पढ़ रहे हैं एक, है ना। समझ में तो आ जाएगा इस लेक्चर में आपको, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाएंगे आप पूरी स्टोरी को जब तक आप शुरू के 2 लेक्चर्स नहीं देखते, ठीक है। चलो, पीजेंट्स कहाँ रेबेल कर रहे हैं भाई? अवध रीजन में। क्यों कर रहे हैं? वो एक्चुअली ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं कर रहे हैं, ये बात समझनी ज़रूरी है। नॉन कोऑपरेशन हमारा किसके अगेंस्ट था? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। लेकिन क्योंकि हमने चैप्टर की शुरुआत में ही देखा था कि सारे लोगों के लिए स्वराज का मतलब अलग अलग था, सबके लिए रेवोल्यूशन का या नेशनलिज्म का मतलब अलग अलग था। तो यहाँ पर जो पीजेंट्स थे ये किसके अगेंस्ट लड़ रहे थे? तालुकदार या लैंडलॉर्ड्स जो थे, ठीक है। मतलब किसी तालुका का जो लीडर था या किसी ज़मीन का जो लीडर था, जिसको हम लैंडलॉर्ड कह रहे हैं, उसके अगेंस्ट थी लड़ाई। क्यों थी लड़ाई? क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा हाई रेंट्स ले रहे थे। ये जो पीजेंट्स थे इनमें से बहुत सारे लोगों की खुद की ज़मीन नहीं थी, दे वर टेनेंट्स। टेनेंट्स का मतलब क्या होता है? एक तरीके से किराएदार, है ना, जो दूसरे की ज़मीन को किराए पर लेता है और फिर क्या करता है, उस पर कल्टीवेट करता है और किराया देता है। तो ये लोग बहुत ज़्यादा हाई रेंट्स चार्ज कर रहे थे और साथ में फोर्स बेगार भी करवा रहे थे, ठीक है। फोर्स बेगार मतलब ज़बरदस्ती, और बेगार का मतलब है कि काम कराना, ठीक है। कैसा काम कराना? जो मर्जी चाहे लैंडलॉर्ड जो था वो लोगों से काम करा सकता था अगर वो रेंट जो है वो पे नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो पीजेंट्स की डिमांड्स क्या क्या थी? सबसे पहले तो बेगार को अबॉलिश कराया जाए, बंद कराया जाए, ठीक है। रेवेन्यू जो उनको पे करना पड़ रहा है उसमें रिडक्शन हो, कमी हो थोड़ी सी, और जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स थे उनका क्या किया जाए? सोशल बॉयकॉट, ठीक है। सोशल बॉयकॉट मतलब कि समाज में उनसे एक दूरी बना ली जाए। किससे? जो भी ऐसे लैंडलॉर्ड्स से जो पीजेंट्स को ऑपरेस कर रहे थे, ठीक है, पीजेंट्स को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। अब इसमें इनका साथ कौन देने वाला है? एक व्यक्ति आएंगे जिनका नाम होगा बाबा रामचंद्र, ठीक है। अब कैसे याद रखोगे? कहाँ हो रहा है ये सब? अवध रीजन में, ठीक है। तो राम से याद रखने की कोशिश करना, इन दोनों को रिलेट करने की कोशिश करना, ठीक है। सॉरी। तो कौन आएगा यहाँ पर इनका सपोर्ट करने के लिए? बाबा रामचंद्र। और ये शुरू करेंगे नाई धोबी बंद। व्हाट वाज दिस नाई धोबी बंद? नाई का मतलब जो लोग बार्बर्स थे, मतलब जो लोगों के हेयर कट्स वगैरह कर रहे थे और शेविंग वगैरह कर रहे थे, उनको नाई बोला गया। एंड धोबी मतलब जो दूसरों के घर के, लैंडलॉर्ड्स के घर के कपड़े वगैरह धो रहे थे। तो इन लोगों ने बोला कि हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं, नाई धोबी बंद चलाते हैं। मतलब कि जो लोग ऐसे लैंडलॉर्ड्स हैं, जो ऐसे ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स हैं, इनको इस प्रकार की नाई धोबी वाली कोई भी सर्विस इनको नहीं दी जाएगी। थोड़ा सा अलग तरीका था प्रोटेस्ट करने का, लेकिन ठीक है, जिसके बस में जो था उसने वो करने की कोशिश की, ठीक है। तो ये याद रखना कि बाबा रामचंद्र ने ही सपोर्ट किया था, स्टार्ट किया था नाई धोबी बंद। और ये कौन थे? ही वॉज अ सन्यासी, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू अलॉन्ग विद बाबा रामचंद्र स्टार्टेड औध किसान सभा। ये जो बाबा रामचंद्र हैं इनके साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम था औध किसान सभा। ये औध क्या है? ये एक्चुअली अवधि है, ठीक है। उसको अलग तरीके से बोला गया है ना। व नहीं बोलते बनता था किससे? ब्रिटिशर्स से। तो उन्होंने क्या बोला इसको? औध किसान सभा, राइट। चलो, अब इन्होंने जो ये औध किसान सभा बनाई, ये किसके लिए थी? पीजेंट्स के लिए ही थी, ताकि उनकी डिमांड्स को सुना जा सके। कौन कौन बनाएगा? याद रखना, बाबा रामचंद्र किसके साथ? जवाहरलाल नेहरू के साथ, ठीक है। धीरे धीरे करके ये पीजेंट्स के जो मूवमेंट होंगे ये कैसे हो जाएंगे? वॉयलेंट होने लग जाएंगे, है ना। जो पीजेंट्स हैं, क्योंकि उनके अंदर ज़्यादा पेशेंस बचेगा नहीं, तो वो क्या करेंगे? लोगों के घरों में, मतलब जो लैंडलॉर्ड्स के घर थे उन पर अटैक कर देंगे, ग्रेन्स को होर्ड करना चालू कर देंगे, यानी इकट्ठा करना चालू कर देंगे, और बाजार्स को लूटना चालू कर देंगे, ठीक है। रेवोल्यूशनरीज डिड वायलेंस इन द नेम ऑफ गांधी जी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो था ना वो यही था, क्या? कि भाई आप जो कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, उसमें अगर वायलेंस आ रहा है तो वो कम से कम गांधी जी के नाम के साथ जुड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि गांधी जी की आइडियोलॉजी थी नॉन वायलेंस, है ना। और यहाँ पर लोग वायलेंस कर रहे थे किसके नाम पर? गांधी जी के नाम पर। सो दिस वॉज द प्रॉब्लम, ठीक है। अब डेफिनेटली कि गांधी जी जो है वो इसको सपोर्ट नहीं करेंगे अगर यहाँ पर वायलेंस होगा तो।
ठीक है, तो अभी हमने देख लिया पहले कि भाई मिडिल क्लास लोगों ने या टाउन से सिटीज़ में इसको किस तरीके से लिया गया, क्या क्या किया गया। फिर हमने देखा कि पीजेंट्स ने नॉन कोऑपरेशन को क्या समझा। अब हम देखते हैं कि ट्राइबल एरियाज़ में नॉन कोऑपरेशन से क्या समझा गया था। कहाँ की बात होगी यहाँ पे भाई, आंध्र प्रदेश की गुडेम हिल्स, आंध्र प्रदेश की गुडेम हिल्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो होगी यहाँ पर ये फॉरेस्ट एरिया को बंद कर देगी, क्लोज कर देगी, है ना। ट्राइबल के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है अगर आप फॉरेस्ट एरिया को बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनकी लाइवलीहुड का साधन होता है ना। लाइवलीहुड क्राइसिस चालू हो जाएंगे अगर आप फॉरेस्ट में उनकी एंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर दोगे या बैन कर दोगे तो। क्यों? क्योंकि वो अपना खाना पानी या जितनी भी उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी किस पर डिपेंडेंट होती हैं, फॉरेस्ट पर। ठीक, अब यहाँ पर इनका साथ कौन देने वाला है? अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, अल्लूरी सीताराम राजू ये क्या करेंगे, ये बोलते हैं कि भैया हमारे पास ना कुछ स्पेशल पावर्स हैं। ही क्लेम्ड, जैसे अगर आपने 8th स्टैंडर्ड में ध्यान से पढ़ा हो तो जब हम ट्राइबल एरियाज़ के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर बिरसा मुंडा जो होते हैं, है ना, मुंडा ट्राइब के जो लीडर होते हैं वो भी ऐसे ही कुछ क्लेम करते हैं कि उनके पास कुछ स्पेशल पावर है, मिरेकुलस पावर है। वैसे ही यहाँ पर अल्लूरी सीताराम राजू जो हैं ये क्लेम करेंगे कि भाई कुछ स्पेशल पावर्स हमारे पास हैं। ठीक है, इंस्पायर्ड बाय गांधी जी ही सपोर्टेड खादी। ये भी गांधी से काफ़ी इंस्पायर्ड होते हैं और ये खादी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन इनमें और गांधी जी में एक डिफरेंस था। व्हाट वाज दैट? गांधी जी बोलते थे कि सब कुछ जो कुछ भी करना है वो कैसे करेंगे हम भाई, नॉन वायलेंस से। ठीक है, और अल्लूरी सीताराम राजू क्या कहते थे कि नहीं, नॉन वायलेंस से नहीं हो पाएगा, यूज़ तो हमको वायलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा वन मोर थिंग, अगर मैंने आपको पहले के लेक्चर में नहीं बताई है तो अभी सुन लें आप कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आता है कि भैया ये जो सत्याग्रह हो रहा था, ठीक है, ये जो ट्रूथ और नॉन वायलेंस के बेसिस पर एक आइडियोलॉजी सामने आई थी, एक तरीका सामने आया था, ये क्या था, है ना, या नॉन वायलेंस को इतना ज़्यादा क्यों गांधी जी सामने लेकर आते हैं, ठीक है, इतना क्यों नॉन वायलेंस पर इंसिस्ट करते हैं? क्योंकि उनका ये कहना था कि भैया अगर आप सच की तरफ हैं, ठीक है, अगर आप सच की तरफ हैं, अगर आप सही तरीके से अपना काम कर रहे हैं तो आपको ऑपरेसर को, मतलब जो भी व्यक्ति क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, उसके साथ गलत करने की ज़रूरत नहीं है, उसके साथ वायलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसके अंदर की जो थॉट प्रोसेस है जो उसको वायलेंस करने पे मजबूर करती है उसको चैलेंज करना है। ठीक है, मतलब कि वायलेंस करने वाले को ये नहीं बोलना है कि वायलेंस मत करो, उसको ये बताना है कि भाई आपको वायलेंस नहीं करना है और क्यों नहीं करना है ये आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। ठीक है, अगर आप सच की तरफ हैं, अगर आप सही तरीके से अपना काम कर रहे हैं तो आपको वायलेंस की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ऐसा किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। ठीक है, और अगेन पहला ही उनका एम था कि भाई करेंगे लड़ाई तो कैसे, ट्रुथ से, है ना, सच के साथ लड़ेंगे और नॉन वायलेंस रखेंगे। ठीक है, चलो। बट बिलीव वायलेंस इज इम्पॉर्टेंट फॉर फ्रीडम कैन नॉट बी अचीव्ड बाय नॉन वायलेंस। ठीक है, इनका मानना था कि भाई बाकी सब ठीक है, गांधी जी सही बातें कहते हैं, लेकिन नॉन वायलेंस के साथ हम इंडिपेंडेंस को गेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये 1920 में चला देंगे गुरिल्ला मूवमेंट। ठीक है, दिस इज 1920। रेवोल्यूशनरीज जो हैं वो पुलिस स्टेशन को अटैक करेंगे। ठीक है, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मार देंगे, और जब ब्रिटिश ऑफिशियल्स का नुकसान होगा तो अल्टीमेटली ब्रिटिश गवर्नमेंट किसको मार देगी? अल्लूरी सीताराम राजू। तो यहाँ पर ये खत्म हो जाएंगे। ठीक, लेकिन ट्राइबल एरियाज़ में रिवोल्ट जो है वो रुकते नहीं हैं, छोटे छोटे रिवोल्ट चलते रहते हैं, बट क्योंकि लीडर जो है उसको मार दिया गया तो स्लो डाउन हो जाएंगे। फिर बात करते हैं किसकी? प्लांटेशन की। प्लांटेशन में क्या होगा? प्लांटेशन वर्कर्स को टी गार्डन्स, असम के टी गार्डन्स में रखा जाएगा और उनको फोर्स किया जाएगा कि आपको यहीं रह के क्या करना है, प्लांटेशन में काम करना है। ठीक है, और एक इससे पहले समस्या आ चुकी थी कि भैया ये 1859 में इन्होंने एक एक्ट बना लिया था ब्रिटिशर्स ने, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट। ठीक है, जिसमें वर्कर्स जो हैं वो प्लांटेशन वाले एरिया को छोड़ के नहीं जा सकते थे विदाउट परमिशन ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक है, मतलब उनको अपने खुद के घर भी जाने के लिए किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? ब्रिटिशर से, राइट। जब उनको पता चला कि भैया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा है, गांधी जी सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी क्या करते हैं, हिम्मत जुटा के प्लांटेशन से भाग जाते हैं। लेकिन समस्या ये हो जाती है कि बेचारे बीच में पकड़े जाते हैं और उनको ब्रिटिश पुलिस जो है वो मार पीट के वापस ले आती है। ठीक है, प्लांटेशन में भी कहीं ना कहीं स्वराज की आग तो लग रही थी, लोग नॉन कोऑपरेशन समझ रहे थे, लेकिन वो क्योंकि ब्रिटिश पुलिस के स्ट्रिक्ट एक्शंस में थे इसलिए उनको वहाँ पर कुछ ज़्यादा करने को नहीं मिलता है।
ठीक, अब इतनी सारी चीज़ें हुई फाइनली, लेकिन नॉन कोऑपरेशन बंद होगा 1922 में। शुरू कब हुआ था? ये शुरू हुआ था 1920 में, और बंद कब हो जाएगा? 1922। बंद क्यों होगा? अभी हमने देखा पिछले टॉपिक्स में, ये जब हम ट्राइबल पीपल के बारे में या कंट्री साइड के बारे में पढ़ रहे थे, कि जगह जगह पर लोग वायलेंस करना चालू कर दे रहे थे नॉन कोऑपरेशन के नाम पर। ठीक है, और नॉन कोऑपरेशन शुरू किसने किया था? गांधी जी ने। तो वायलेंस के चक्कर में नाम किसका खराब हो रहा था? गांधी जी का, राइट। लेकिन एक इंसिडेंट ऐसा होगा जिसमें बहुत ही ज़्यादा हीनियस वायलेंस हो जाएगा, और गांधी जी एकदम मजबूर हो जाएंगे कि भाई अब मेरे को ये जो नॉन कोऑपरेशन मैंने चालू किया था इसको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, क्या हुआ? चौरी चौरा इंसिडेंट, गोरखपुर किधर है? यूपी में। यहाँ पर पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था इंडियंस के द्वारा, जिसको ब्रिटिश जो है वो अटैक करते हैं। ठीक है, ब्रिटिश पुलिस जो है वो अटैक करती है। गुस्से से भरे हुए आउटरेज लोग जो होते हैं ये क्या करते हैं? ये पुलिस स्टेशन को ही आग लगा देते हैं। ठीक है, और इसमें कितने पुलिसमैन होते हैं? 22, जिनकी डेथ हो जाती है, मतलब ये जल के मर जाएंगे। ठीक है, अब किसी को जिंदा जला देना इज़ वेरी हीनियस। ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक लेवल का एक क्राइम के या वायलेंस के फॉर्म में आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो गांधी जी जब ये सुनते हैं तो ये तुरंत क्या करते हैं? नॉन कोऑपरेशन को बंद कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वायलेंस बढ़ गया। और ये बोलते हैं कि भाई अब मैं किसी भी प्रकार का नॉन कोऑपरेशन अब कोई भी कहीं पर कर रहा है तो मेरे नाम पर ना करे। क्यों? क्योंकि आप मेरे आइडियाज़ को समझ ही नहीं पा रहे। ठीक है, बात समझ आई? देखो अब टाइमलाइन देखो ज़रा। बच्चे बोलते हैं डेट्स याद नहीं हो रही। कैसे नहीं डेट्स याद हो रही? 1920 में चालू हुआ अपना नॉन कोऑपरेशन। कब तक चला? 1922। बीच में काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हुआ, मेन था जिसमें चौरी चौरा एक्ट। तो 1922 में गांधी जी ने क्या कर दिया? बंद कर दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। ठीक है, अब गांधी जी को समझ में आया कि यार हमें चालू करना है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये तो पहले ही था उनके विजन में। ठीक है, कि फाइनल फुल फ्लैश्ड एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू करना तो है ही। ठीक है, लेकिन ये शुरू नहीं करेंगे 1930 तक। मतलब ये जो बीच के 8 साल है इसमें हो क्या रहा था? ये बीच के 8 सालों में चेंजेस हो रहे थे। कैसे चेंजेस? गांधी जी चाहते थे कि भैया एक हमें मास स्ट्रगल तो करवाना है, लेकिन पहले लोगों को नॉन कोऑपरेशन का पहले लोगों को क्या समझाना ज़रूरी है कि नॉन वायलेंस क्या है, ट्रुथ क्या है, सत्याग्रह करते कैसे हैं, सही चीज़ समझो और फिर सही चीज़ करो। ठीक है, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ कैसे बढ़ेंगे? फरवरी 1922 में क्या बंद हो गया? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, वापस ले लिया गया। गांधी जी को लगा, मतलब ही बिलीव्ड, सत्याग्रहीज नीडेड टू बी ट्रेंड फॉर प्रॉपर मास स्ट्रगल्स। मास स्ट्रगल के लिए लोग तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन प्रॉपरली ट्रेंड नहीं होते, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, फिर वायलेंस करना चालू कर देते हैं, है ना। और ऐसे करके हमको स्ट्रगल जो है वो बीच में रोकना पड़ता है। सम लीडर्स ऑफ कांग्रेस वांटेड टू पार्टिसिपेट इन काउंसिल इलेक्शंस टू अपोज ब्रिटिश। ठीक है, पहले जिन लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कॉम्प्रोमाइज़ किया, ठीक है, जिन्होंने मान लिया कि ठीक है भाई हम लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अब वो लोग दोबारा से क्या बोल रहे हैं कि भाई हमें पार्टिसिपेट करने दीजिए काउंसिल इलेक्शंस में। ठीक है, क्योंकि वही एक तरीका है जहाँ पर हम ब्रिटिशर्स को अच्छे से अपोज कर पाएंगे। कौन कौन थे इसमें? सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू। ये दोनों मिलकर फॉर्म करेंगे स्वराज पार्टी। ध्यान रहे, ये इस तरीके के क्वेश्चन एमसीक्यूज में आसानी से पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो सी.आर. दास, क्योंकि और कहीं कोई जगह नहीं है ना इसको पूछने की। ठीक है, दैट इज़ वाई। तो सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर क्या फॉर्म कर लेंगे? स्वराज पार्टी। ये पार्टी अलग से नहीं थी, ये कांग्रेस के अंदर ही एक छोटा सा ग्रुप बनाया था बाकी लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि भाई, इन्होंने आर्ग्यू किया कि हमें काउंसिल इलेक्शंस की तरफ वापस लौटना चाहिए, वापस से सोचना चाहिए कि अब हम काउंसिल इलेक्शंस लड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब तो नॉन कोऑपरेशन भी नहीं चल रहा है, राइट। लेकिन इन्हीं के कंट्रास्ट में, जैसे ये मोतीलाल नेहरू हैं, ये फादर थे और इनके लड़के कौन थे, इनके बच्चे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये इनसे एकदम ऑपोजिट सोचते थे। जवाहरलाल नेहरू का और सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि भाई हमको ना मास एजिटेशन करना चाहिए, है ना, मतलब मास स्ट्रगल्स, मास मूवमेंट चलाने चाहिए फुल इंडिपेंडेंस के लिए, मतलब पूर्ण स्वराज के लिए। अभी पूर्ण स्वराज ये जो शब्द है ये आया नहीं है, ये लोग आने वाले समय पर कॉइन करेंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है? कौन कौन थे रेडिकल्स? मतलब जिनको तुरंत चेंज चाहिए, जिनको पेशेंस नहीं है, और ये मॉडरेट्स बन रहे थे कि हाँ ठीक है भाई धीरे धीरे ब्रिटिशर से बात करेंगे और चेंजेस लाएंगे, राइट। इसलिए यहाँ पर रेडिकल मास एजिटेशन भी लिखा हुआ है। चलो थोड़ी सी समस्या आ गई। समस्या क्या आ गई? 2 फैक्टर्स दैट शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स। 1929 देखो, नॉन कोऑपरेशन बंद हो गया था 1922, है ना।
1929 में क्या हो गया, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ये सिर्फ इंडिया में नहीं आई, ये पूरी दुनिया में आया था। ठीक है, एग्रीकल्चरल प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा गिर गए। ठीक है, एग्रीकल्चर गुड्स की और एक्सपोर्ट्स की डिमांड बहुत कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि यहाँ पर क्या चल रहा था, इकोनॉमिक डिप्रेशन, मतलब पूरी कंट्री की इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी। पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डिप्रेस का मतलब क्या है, यहाँ पर एक तरीके से गड्ढे में गिर जाना। ठीक है, मतलब सारा कुछ एकदम कम हो जाना, प्रोडक्शन कम हो जाना, लोगों की इनकम कम हो जाना, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होना। राइट, लोगों को अपना सामान बेचने में और रेवेन्यू पे करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि लोग खरीद ही नहीं पा रहे थे। पैसा होगा तो खरीदेंगे ना, पैसा ही नहीं बन पा रहा था। गेटिंग? और इस तरीके से सोसाइटी में बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्बेंस की कंडीशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। किसके कारण? ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के कारण, जो कि कब आया, 1929। दूसरी एक और चीज़ हुई भाई, 1927 में कौन आ गया, साइमन कमीशन। अब ये क्या था, जब ब्रिटिशर्स को समझ में आया कि इंडियंस जो हैं अब ये पॉलिटिकली एक्टिव हो रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, एक छोटी सी चॉकलेट दी जाती है किसको, इंडियंस को, ताकि इनका मन बहल जाए ना, ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस से भटक जाए। ठीक, किसने बनाई थी? ब्रिटेन की टोरी गवर्नमेंट ने। टोरी गवर्नमेंट क्या है भाई, ब्रिटेन में जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, उसमें से एक पार्टी है टोरी पार्टी। तो उस पार्टी जब पावर में थी तो उसको हमने कहा है टोरी गवर्नमेंट। टोरी गवर्नमेंट ने एक साइमन कमीशन बनाया 1927 में। किसके अंडर? नाम से ही समझ में आ रहा है, कोई साइमन ही होगा। कौन था भाई? सर जॉन साइमन। पर्पस क्या था इसका, क्यों बनाया साइमन कमीशन? इन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फंक्शनिंग जो है उसको देखते हैं, चेक करते हैं उसको, और जो कुछ भी चेंजेस हमें लाने होंगे वो सजेस्ट कर देंगे हम। ठीक है, अब ये कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो वाला नहीं जो हमने 1949 में अडॉप्ट किया, नहीं, वो तो हमने इंडिपेंडेंस के बाद बनाया, मतलब इंडिपेंडेंस के लिए बनाया वो हमने। यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब वो लॉज जिसके द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को रूल कर रही थी। ठीक है, तो क्या था ये, बढ़िया तो था। क्या समस्या थी भाई, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है। समस्या ये थी कि ये साइमन कमीशन हम मान भी लेते, पर दिक्कत ये थी कि इसमें एक भी मेंबर, नॉट ए सिंगल मेंबर वॉज इंडियन। ठीक है, जितने भी मेंबर थे सब के सब ब्रिटिशर्स थे, कोई भी इंडियन नहीं था। अब आप इंडिया के लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात कर रहे हो और उसमें एक भी इंडियन को नहीं रख रहे हो, तो इंडियन के कंसर्न्स आपको बताएगा कौन? ठीक है, तो इस बात से ही, इस हरकत से ही, नॉट अ सिंगल मेंबर वाज इंडियन, इस इशू से ही हमारे लोगों को समझ में आ गया था कि ये हम इंडियंस को मन बहलाने के लिए एक चॉकलेट दी जा रही है। ठीक है, तो इस चॉकलेट को लेने से इंडियंस मना कर देते हैं। ठीक है, 1928 में इंडियंस जो हैं, जब 1927 में रिलीज़ होता है, ये अनाउंसमेंट होता है कि भाई साइमन कमीशन इंडिया आएगा, तो 1928 में उसकी एंट्री पर ही इंडियंस जो हैं वो प्रोटेस्ट करने उतर आते हैं सड़कों पर। ये देखो, हियर यू कैन सी कि इस पिक्चर में लोग काले झंडे लेकर, ठीक है, काले कपड़े पहनकर, काले झंडे लेकर, उस पर ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा कर लाए थे कि साइमन गो बैक। ठीक है, साइमन वापस जाओ, नहीं चाहिए हमें। ठीक है, साइमन कमीशन चाहिए ही नहीं, हमें मंजूर ही नहीं है कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों के द्वारा बनवाना जिसमें कोई भी व्यक्ति इंडियन ना हो। ठीक है, चलो अब यहाँ पर एक दूसरा व्यक्ति आता है जिसका नाम है लॉर्ड इरविन। इरविन कौन थे भाई? इरविन थे वाइसरॉय उस समय पर। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश क्राउन जो था उसका एक रिप्रेजेंटेटिव जो इंडिया में रखा गया। ठीक है, इन्होंने दो ऑप्शन दिए। लॉर्ड इरविन ने कितने ऑप्शन दिए? दो। क्या थे दो ऑप्शन? पहला तो इन्होंने कहा कि ठीक है भाई, साइमन कमीशन नहीं चाहिए तो एक काम करो, डोमिनियन स्टेटस ले लो। अब ये डोमिनियन स्टेटस क्या था? ये दूसरी चॉकलेट थी, बट ये थोड़ी सी बड़ी चॉकलेट थी, इतना समझे आप। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस में क्या था कि भाई इंडिया जो है, ठीक है, इंडिया के लोग पॉलिटिकली एक्टिव हो सकते हैं, है ना, कुछ कुछ डिसीजंस खुद से ले सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप कुछ भी कर लो, आप कहलाओगे कॉलोनी ही, और वो भी किसकी? ब्रिटिशर्स की। ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत आज़ादी आपको दे दी कुछ कुछ काम करने की, लेकिन स्टिल आपको किसके अंडर रखा गया? ब्रिटिशर्स के अंदर। ठीक है, या तो आप डोमिनियन स्टेटस ले लो, या तो फिर क्या करो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर लो। अभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या थी? ये ऐसी मीटिंग्स हुआ करती थी जिसमें इंडिया के फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया जाता था। ठीक है, टोटल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कितनी होंगी? 3, जिसमें से जो पहली होगी उसको इंडियंस बॉयकॉट कर देंगे। ठीक है, और दूसरी जो है उसको गांधी जी अटेंड करने जाएंगे, लेकिन उनकी कोई बात सुनी नहीं जाएगी, तो वो वापस आ जाएंगे और फिर से प्रोटेस्ट चालू कर देंगे, जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का सिंपल सा मतलब आप समझें कि एक मीटिंग जिसमें क्या डिस्कस होना था? इंडिया का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन।
ठीक है। कुछ रेडिकल्स लीडर जो होते हैं यहाँ पर, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये रेडी ही नहीं होते हैं किसी भी प्रकार के डोमिनियन स्टेटस को एक्सेप्ट करने के लिए। इनका कहना होता है कि भाई हमें चाहिए ही नहीं है। मतलब अब आप यहाँ पर समझें कि इंडियंस की जो मेंटालिटी थी वो हो गई थी काफ़ी स्ट्रॉन्ग, है ना। इंडियंस को समझ में आ गया था कि ब्रिटिशर्स जो है वे हमको हमारे जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस के मोटिव से भटकाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। कभी ये हमसे कहते हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आ जाओ, कभी ये हमें साइमन कमीशन भेज देते हैं कि ये लो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन पे डिस्कस कर लेते हैं, कभी ये बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस ले लो। हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए अपनी पूरी कंट्री। वी नीड फुल इंडिपेंडेंस, और वो किसी भी हालत में हमें चाहिए ही है। ठीक है, तो ये रेडिकल्स मना कर देते हैं कि नहीं चाहिए डोमिनियन स्टेटस, है ना। दिसंबर 1929 वाला ही समय चल रहा है जब हमारे पास साइमन कमीशन जो है ये 1928 में हम इसको भगाते हैं, और फिर हमारे पास लॉर्ड इरविन 1929 में ऑफर रखते हैं 2 ऑप्शंस का। ठीक है, तो हम दिसंबर 1929 में क्या करते हैं, लाहौर सेशन करते हैं, किसका, कांग्रेस का। ठीक है, और ये डिमांड करती है पूर्ण स्वराज। क्या डिमांड करेगी, पूर्ण स्वराज। मतलब कि कांग्रेस का जो लाहौर सेशन होगा इसमें हम ऑफिशियली पहली बार इस शब्द का यूज़ करते हैं। ये ध्यान में रहे, क्यों, क्योंकि अगेन ये हमारे MCQ का एक सवाल बन सकता है। ठीक है, जब हम चैप्टर पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते ही हमें समझ में आ जाता है कि भैया कौन सा क्वेश्चन MCQ में आएगा, कौन सा वेरी शॉर्ट में आएगा, कौन सा शॉर्ट में और कौन सा लॉन्ग में। ठीक है, अलग से बैठ के उसके लिए कुछ और करने की ज़रूरत आपको नहीं होनी चाहिए। चलो, तो 1929 लाहौर सेशन, हमने क्या देखा भाई, पहली बार इंडियंस ने बोला कि हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज। ठीक, और हमने ये भी डिक्लेयर कर दिया, मतलब हमारे ये जो लीडर्स थे इन्होंने ये भी डिक्लेयर किया कि जस्ट अ सेकेंड, तो हमने और क्या हम और क्या डिक्लेयर कर चुके थे कि इंडिपेंडेंस डे हम मनाएंगे अपनी कंट्री में। कब मनाएंगे, 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930, ध्यान रहे 1940 नहीं, 47 नहीं, 1950 कुछ भी नहीं। ठीक है, कब बना रहे हैं हम इंडिपेंडेंस डे, 26 जनवरी 1930। ठीक है, क्यों, क्योंकि 29 में हम ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके कि हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। ठीक है, चलो अब इसके आगे आपकी बुक में कोई खास इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई है, लेकिन आप ये समझे कि ये लोग इंडिपेंडेंस डे तो मनाते हैं, बट इसका बहुत ज़्यादा, हम कहेंगे बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी ये गेन नहीं करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग इसमें शामिल नहीं होते हैं, राइट। चलो, अब इसके बाद आ जाएगा 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, ये क्या था ये समझ लेते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू होगा किससे, सॉल्ट मार्च से। ठीक है, अब सॉल्ट मार्च क्या था वो भी समझो। गांधी जी को चाहिए था एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, ठीक है, एक ऐसा कॉमन रीज़न जिससे वो मासेस को इकट्ठा कर सकें। ठीक है, यूनिटी बना सकें किसी एक कॉमन मूवमेंट के लिए। ये पावरफुल सिंबल कहाँ मिल गया उनको, नमक में, यानी सॉल्ट में। ठीक है, सॉल्ट के साथ क्या था, सॉल्ट के साथ एक सिंपल सा आइडिया है कि भाई नमक जो है ये सारे लोग यूज़ करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि कोई व्यक्ति पुअर है तो कम नमक यूज़ करेगा, कोई व्यक्ति रिच है तो ज़्यादा नमक डाल के खा लेगा। नहीं, नमक एक एसेंशियल कमोडिटी है जिसका एक बैलेंस्ड यूज़ हर व्यक्ति को करना होता है। ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर क्लास और कास्ट और देयर रिलीजन, राइट। तो इनको समझ में आया कि नमक एक ऐसी चीज़ हो सकती है, एक ऐसा कॉमन सिंबल, पावरफुल सिंबल हो सकता है जो लोगों को जोड़ेगा। ठीक है, कैसे जोड़ेगा, समस्या ये थी कि ब्रिटिशर्स ने ना सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर लगा रखी थी मोनोपोली। क्या लगा रखी थी, मोनोपोली। इस मोनोपोली का मतलब क्या था कि अकेला अधिकार, मतलब कि सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है, ब्रिटिशर्स। ठीक है, कोई और व्यक्ति जाकर सॉल्ट को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। और साथ में उस पर ब्रिटिशर्स ने लगा रखा था सॉल्ट टैक्स। ठीक है, सॉल्ट टैक्स का मतलब क्या है कि नमक अगर आप ब्रिटिशर से खरीद रहे हैं तो आपको उस पर देना पड़ेगा टैक्स, राइट। और कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से सॉल्ट को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। आपको एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि सॉल्ट को प्रोड्यूस करते कैसे थे। ऑब्वियस सी बात है कि भाई जो समुद्र का पानी होता है वो सॉल्टी होता है, सलाइन होता है, खारा होता है। तो उसको ऐसे समुद्र के पास कोस्टल एरिया में ऐसे भरकर अलग अलग पार्ट्स में इकट्ठा किया जाता था और छोड़ दिया जाता था।
ठीक है, नेचुरल हीट के कारण जब इसमें से पानी इवेपोरेट हो जाएगा तो नीचे से वाइट कलर का बचेगा नमक, इस नमक को कलेक्ट कर लेते थे। सिंपल यही तरीका था बस सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग का। अब इतने छोटे से काम में ब्रिटिशर्स ने रख ली अपनी मोनोपोली और लोगों को नमक तक प्रोड्यूस करने नहीं दिया गया। ठीक है, तो 31 जनवरी 1930 गांधी जी क्या करते हैं, इरविन को लिखते हैं एक लेटर। इरविन कौन थे भाई, अभी हमने पढ़ा था वाइस रॉय। ठीक है, इरविन को लिखते हैं एक चिट्ठी जिसमें 11 डिमांड्स होती हैं। ठीक है, सिंपल 11 डिमांड्स 11 तारीख, 11 डिमांड्स 11 मार्च। ठीक है, 11 डिमांड्स होती हैं जिसमें से मेन होती है कि भैया सॉल्ट लॉ को ख़त्म करो, किसी भी हालत में आप सॉल्ट लॉ को क्या करें, अबॉलिश करें, हम इसको और ज़्यादा बियर नहीं कर सकते। और एक अल्टीमेटम दिया कि भाई 11 मार्च तक हमें डिसीजन बताएं कि आप 11 डिमांड्स पूरी कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, अगर आपने 11 मार्च तक हमारी ये 11 डिमांड्स को पूरा नहीं किया तब हम क्या करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को इम्पोज कर देंगे, चालू कर देंगे। ठीक है, इरविन जो होते हैं सीरियसली नहीं लेते हैं, वो इग्नोर कर देते हैं गांधी जी के इन 11 डिमांड्स को, इस लेटर को। ठीक है, तो गांधी जी क्या करते हैं, फाइनली जब 11 दिन खत्म होते हैं, 11 मार्च आखिरी अल्टीमेटम खत्म होता है, तो 12 मार्च 1930 12 मार्च 1930 को ये चालू कर देंगे सॉल्ट मार्च। 11 तक आखिरी डेट थी, डेडलाइन जिसको हम कहते हैं, काम नहीं हुआ तो 12 को इन्होंने अपना काम चालू कर दिया। ठीक है, गांधी जी क्या करते हैं, साबरमती आश्रम जो कि गुजरात में है वहाँ से चलना चालू करते हैं। कहाँ जाते हैं, डांडी। डांडी एक कोस्टल विलेज था अगेन गुजरात में। यहाँ क्यों जाते हैं, सॉल्ट बनाने के लिए। क्यों जाएंगे, सॉल्ट बनाने। कितने लोगों के साथ, अपने 78 वॉलेंटियर्स के साथ। वॉलेंटियर्स मतलब जो लोग विलिंगली अपनी मर्जी से आगे आते हैं गांधी जी के साथ सॉल्ट मार्च पर जाने के लिए। ठीक है, कितना डिस्टेंस होता है, 240 माइल्स, 10 माइल्स पर डे ये लोग चलेंगे। मतलब कितने दिन में पहुंचेंगे, 24 दिनों में डांडी पहुंच पाएंगे। ठीक है, जब गांधी जी डांडी मार्च पर जाते हैं तो एक दिन में 10 माइल्स चलते हैं, उसके बाद रुकते हैं। जहाँ पर भी रुकते थे वहाँ आसपास के जो विलेजर्स थे, मेन इंक्लूडिंग विमेन, ठीक है, विमेन का एक रोल यहाँ पर भी आया है, इंक्लूडिंग विमेन तक क्या करती थी, अपने अपने घरों से निकल कर आती थी और गांधी जी के पास बैठकर, मतलब गांधी जी की जो सभा उस समय होती थी, गांधी जी जो बैठकर स्वराज के बारे में या इंडिपेंडेंस के बारे में लोगों को समझाते थे, उसमें पार्टिसिपेट करती थी। ठीक है, तो 6 अप्रैल 1930 को फाइनली गांधी जी पहुंच जाएंगे किधर, डांडी, और वहाँ पर तोड़ेंगे नमक बना के सॉल्ट लॉ। जैसे ही वो नमक बना लेते हैं, मैन्युफैक्चर कर लेते हैं, वैसे ही क्या शुरू हो जाता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब समय आ गया है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में पढ़ने का। ठीक है, देखो सिविल डिसोबीडियंस बाय द नेम बहुत क्लियर हो रहा है। सिविल का मतलब जब हम कॉमन पीपल की बात कर रहे हैं, डिसओबीडियंस, तो डिसओबीडियंस कैसे बना है, डिस और ओबीडियंस से। ओबीडियंस मतलब आज्ञा का पालन करना, ठीक है, और डिस लगा दो मतलब अवज्ञा करना, यानी आज्ञा जो दी है उसको फॉलो तो करना ही नहीं है, मतलब आज्ञा जो दी है उसको किसी भी प्रकार से फॉलो नहीं करना है। ठीक, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहता था कि ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट मत करो, वो जो कह रहे हैं वो मत करो। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या कहता था कि कोऑपरेट तो नहीं करना है, साथ में जो नियम उन्होंने बना कर रखे हैं उसको भी तोड़ना है। ठीक है, तो ये इसका ही थोड़ा सा एक एडवांस्ड वर्जन था, है ना। जैसे मान लो कि ब्रिटिशर्स ने लगाया सॉल्ट टैक्स, तो अगर हम सिर्फ नॉन कोऑपरेशन देखते तो हम सॉल्ट टैक्स जो है वो पे नहीं करते, तो कर ही रहे थे हम। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस कहता है कि भैया सॉल्ट टैक्स पे तो मत करो, लेकिन जो इन्होंने लॉ बनाया है उसको भी ब्रेक करो। ब्रेकिंग ऑफ द लॉ वॉज ए सिग्निफिकेंट स्टेप अंडर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस के साथ क्या हुआ कि जब गांधी जी ने सॉल्ट लॉ तोड़ा तो बाकी लोग भी इंस्पायर हुए। कंट्री में अलग अलग जगह लोगों ने सॉल्ट लॉ को तोड़ना चालू कर दिया। फॉरेन क्लोथ्स को लोगों ने बॉयकॉट किया, लिकर शॉप्स यानी कि जो शराब की दुकानें थी उनको पिकेट कराया, यानी फोर्सफुली बंद कराया गया। ठीक है, पीजेंट्स जो थे उन्होंने रेवेन्यू देने से मना कर दिया, और लोग जो थे उन्होंने फॉरेस्ट लॉ, कौन से लोग थे यहाँ पर, ट्राइबल पीपल, इन्होंने फॉरेस्ट लॉज को तोड़ना चालू कर दिया, क्योंकि अगेन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यही तो कह रहा था कि लॉज को तोड़ना है। ठीक है, वी हैव टू ब्रेक लॉज, है ना। वायलेंट क्लैशेस चालू हो गए जब अब्दुल गफ्फार खान, यानी ये अब्दुल गफ्फार खान कौन थे, गांधी जी के एक फॉलोअर थे,
है ना, गांधी जी को बहुत ज़्यादा मानते थे। गांधी जी को और अब्दुल गफ्फार खान को एक साथ क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। जब इनको अरेस्ट कर लिया गया तो लोगों ने क्या करना चालू कर दिया, फिर से वायलेंस। ठीक है, लोगों के हाथ से वायलेंस जा ही नहीं पा रहा था, नॉन वायलेंस नहीं समझ पा रहे थे लोग। गेटिंग। अब जब गांधी जी देखते हैं कि भाई इतने साल बाद, मतलब 1922 में मैंने क्या बंद किया, नॉन कोऑपरेशन, 1930 में 8 साल बाद जब हमने दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस चालू किया तो लोगों ने फिर से क्या करना चालू कर दिया, वायलेंस। मतलब ये जो समझाना चाह रहे थे उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से वायलेंस किसी की समझ में, सॉरी नॉन वायलेंस किसी की समझ में नहीं आ रहा था। तो अगेन गांधी जी जेल में बैठ के क्या बंद कर देते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राइट। जैसे ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद करते हैं तो इरविन जो होता है, मतलब लॉर्ड इरविन जो होते हैं, वो क्या बोलते हैं गांधी जी से कि चलो एक समझौता कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 मार्च 1931 को एक गांधी इरविन पैक्ट होगा। क्या होगा, गांधी इरविन पैक्ट। इसमें दो चीज़ें होंगी। पहला तो गांधी जी से बोला जाएगा कि आपको जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में होनी है उसको अटेंड करना है। गांधी जी बोलते हैं ठीक है, हमको क्या मिलेगा। तो इरविन पूछते हैं कि क्या चाहिए आपको, आप अपनी डिमांड बता दीजिए। तो गांधी जी बोलते हैं कि भाई हमको चाहिए कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को आपने कैद करके रखा है, मतलब जिनको आपने जेल में भर के रखा है हमारे जैसे, उनको आप कर देंगे रिलीज। ठीक है, तो इरविन बोलते हैं कि ठीक है कर देंगे, आप चलो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करो, है ना। तो गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी चले जाते हैं किधर, लंदन। किस लिए, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। जब ये वहाँ पहुँचते तो इनकी कोई भी बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली एंटरटेन नहीं किया जाता है। मतलब गांधी जी जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि भाई एक तो हमको बोल के ले आए यहाँ पे कि आपकी बात मानी जाएगी, सेकेंड राउंड टेबल में आपको अटेंड करना है, और दूसरी बात अब हमको यहाँ पर एंटरटेन भी नहीं कर रहे हैं। एंटरटेन करने का मतलब हमारी बात को भी नहीं समझा जा रहा है। ठीक है, जब ये वापस आते हैं डिसअपॉइंट होके इंडिया, तो ये देखते हैं कि भाई गफ्फार खान और नेहरू जो हैं उनको अभी तक जेल में रखा गया है। मतलब ये जो इनकी डिमांड थी ये मानी ही नहीं गई थी अभी तक। ठीक है, साथ में कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर देते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कांग्रेस जो कि इकलौती ऐसी पार्टी थी जो उस समय क्या कर रही थी, इंडियंस को रिप्रेजेंट कर रही थी कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के सामने, इंडियन के कंसर्न्स को, उसको ही इलीगल डिक्लेयर कर दिया। स्वाभाविक है कि अब कांग्रेस की तरफ से कोई भी मूवमेंट होगा तो वो भी इलीगल हो जाएगा, उठा के जेल में भरना चालू कर देंगे, है ना। और गांधी जी फिर से सोचते हैं कि अब क्या करेंगे हम भाई, दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू करेंगे। कब करेंगे, 1931 में। ठीक है, देखो 1930 में क्या हुआ, आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू हुआ, बहुत ज़्यादा वायलेंस होने लगा जब कौन आ गया, अब्दुल गफ्फार खान और गांधी जी को जेल में भर दिया गया। ठीक है, तो गांधी जी बंद कर देते हैं वायलेंस होने के कारण। 1931 में जब ये वापस आते हैं तो ये दोबारा से कंडीशंस देख के सोचते हैं कि भाई चलो सिविल डिसोबीडियंस दोबारा से चालू करेंगे। लेकिन अब तक सिविल डिसोबीडियंस अपना मोमेंटम, यानी कि जो एक आग थी वो ख़त्म हो गई थी, लोगों में जोश जो था वो काफ़ी कम हो गया था। ठीक है, तो अब क्या होगा इसके आगे ये देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, कि सिविल डिसोबीडियंस का जब मूवमेंटम एकदम कम हो गया, लोग उतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे सिविल डिसोबीडियंस के लिए, तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि क्यों नहीं थे। अभी तो किया था ना चालू 1 साल पहले, 1 साल में ऐसा क्या हो गया कि अब लोग दोबारा से तैयार नहीं है सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट करने के। ठीक है, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रॉब्लम्स थी, वो सारा कुछ हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि चैप्टर को 4th लेक्चर में ही एंड कर दिया जाए। ठीक है, चलो, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हम अनुशाला पर पूरी कोशिश करते हैं कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा गेन हो सके। ठीक है, बातों को ज़बरदस्ती यहाँ वहाँ घुमाने के से अच्छा है कि हम चैप्टर टू द पॉइंट पढ़ें, जो चीज़ें एग्जाम में आती हैं उनको समझें और एनालिसिस पर जाएं। याद तो अपने आप हो जाता है जब आप ज़्यादा एनालिसिस पर फोकस करते हैं तो। क्यों, क्योंकि जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम बार बार चीज़ों को रिपीट करने लग जाते हैं, बार बार सोचते हैं, बार बार डेट्स के को रिकॉल करने लग जाते हैं, तो अपने आप चीज़ें हमारी मेमोरी में आती हैं और हमें याद होने लगता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक करें। अगर चैप्टर में मतलब चैप्टर सही तरीके से समझ आ रहा है, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर इन क्लास 10th। ठीक है, और इतने सारे मूवमेंट्स हैं इसमें, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है दिमाग में, तो हम सारी चीज़ों को एकदम सेग्रीगेट करके पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ अलग अलग भी रहे और हम एक स्टोरी के अंदर इसको कंक्लूड भी कर लें, राइट। So don't forget to like, comment, share and subscribe. Thank you so much. Keep watching Anushala by Anushri.